हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही आपको ऊपर आई बटन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे आप लोग इसको सीरीज वाइज लेक्चर 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप अगर लेक्चर वो पहले से देख चुके हैं तो ये लेक्चर को हम लोग आप स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज एकदम क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 3 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था ये सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हेरिडिटी वाला पोर्शन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हेरिडिटी का पोर्शन हम लोग का खत्म हो गया, और सिर्फ इतना ही जो पोर्शन है वो 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कोविड 19 की वजह से हम लोग सबको ही जानते हैं 30% रिडक्शन हुआ है, तो इस चैप्टर से ये इवोल्यूशन वाला जो ये इतना सारा टॉपिक है इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मेरा सजेशन लो तो आप लोग नॉलेज के लिए एवोल्यूशन का मुश्किल से ये लेक्चर एक है, इसके बाद एक और आएगा, आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप लोग स्किप करो और ये 2 लेक्चर के बाद इसका सॉल्यूशन आएगा, वो लोग आप लोग देख लेना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि नॉलेज के लिए आप लोग देख लो, पढ़ लो, भले ही नोट्स ना बनाना। ठीक है, तो चलो फाइनली आज हम लोग देखते हैं कि आखिर एवोल्यूशन में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर। तो आखिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एवोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे, और मैं यहाँ पे ये एवोल्यूशन के समझाने से पहले एक क्लास 10th में हम लोगों ने अभी तक जितना भी बायोलॉजी में पढ़ा है उन सारे टर्म्स को रिलेट कर दूंगा। ठीक है, इस एवोल्यूशन से, जिससे आपको एकदम एकदम स्टोरी लगेगा। आप लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सारा आपको स्टोरी लगेगा, और उससे और आपका ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम लोग 3 सिचुएशन को कंसीडर करेंगे, जिसमें 2 सिचुएशन जो होगा उसमें एवोल्यूशन होगा और तीसरा सिचुएशन में एवोल्यूशन नहीं होगा, जिसके वजह से इस इलस्ट्रेशन की वजह से आप एवोल्यूशन को अच्छे से कैटेगराइज कर पाओगे, मतलब कि समझ पाओगे कि आखिर ये एवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक, आप किसी भी चीज को एवोल्यूशन नहीं कह सकते हो, और इस इलस्ट्रेशन की वजह से आप लोग एकदम क्लियर हो जाओगे कि एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स रोबर्ट डार्विन के बारे में, और देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ का अर्थ पे कैसे ओरिजिन हुआ। ये दोनों जो टर्म है हम लोग क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन तब भी आप लोग अच्छे से समझना। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिएशन के बारे में, आखिर ये स्पेसिएशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेज बाई विच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, और देखेंगे कि स्पेसिएशन कैसे होता है, जिसमें हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एवोल्यूशन, देखो मैं एवोल्यूशन को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको रिलेट करा देता हूं, जिससे आपको ये चैप्टर मतलब कि ये टॉपिक भी स्टोरी का फॉर्म लगे। ठीक है, इसी तरह मैं पढ़ाता हूं सारा चैप्टर, आप लोग लेक्चर देख सकते हो अदर भी। स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाने से आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आती है। ठीक, जैसे कि ये डायग्राम में सिर्फ इस ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करो। ठीक, ये एक ह्यूमन बींग है। हम लोगों ने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, यानी ये जो ह्यूमन बींग है ये चल रहा है, ये दौड़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो इस सब को मेंटेन करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो कैसे पूरा होता है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, यानी कि लाइफ चलता कैसे है, तो लाइफ प्रोसेस से, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि एक लाइफ चलता कैसे है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लाइफ आखिर, अब हम लोग लाइफ तो चला लिए, अब ये लाइफ आता कैसे, ये ह्यूमन बींग है तो फिर ये एक ह्यूमन बींग और कैसे आएगा। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हम लोग को पता चला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपने तरह सेम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या इसका मतलब कैसे जो है ये ह्यूमन बींग ये जो है ये प्रोड्यूस करेगा, ये ह्यूमन बींग है तो उसके लिए हम लोगों ने ये हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में। ठीक, यहां तक हम लोगों ने देख
लिया, जीवन कैसे चलता है, जीवन कैसे आता है, ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। अब एवोल्यूशन में हम लोग इसके बारे में क्या देखेंगे कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा तब नया ह्यूमन बींग आया। क्या वो ह्यूमन को भगवान ला दिए इस अर्थ पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला जो ह्यूमन था वो तो कैसे कहीं से ना कहीं से आया होगा। तो बेसिकली ये कैसे आया था हम लोग यही एवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसा लगा मेरा ये रिलेट करना? आपको क्लियर हो रहा है? पहला जो ह्यूमन मानते हैं अभी रिप्रोडक्शन से हम लोग नया ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो पहला जो ह्यूमन बींग्स है जो रिप्रोडक्शन करके इतना सारा ऑप्शन प्रोड्यूस किया है, तो वो पहला ह्यूमन तो भगवान तो लाए नहीं, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो बेसिकली हम लोग एवोल्यूशन में ही ये चीज पढ़ने वाले हैं कि पहले देखा जाए तो हम लोग भी समझो पहले मंकी थे, ये मंकी रिप्रोडक्शन किया। अब हम लोग सब कोई जानते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो 1000 10,000 मतलब समझो लाख साल लग गया, 2 लाख 3 लाख साल लग गया। तो ये मंकी रिप्रोडक्शन करते गया और उसके नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आते गया और समझो मतलब 10-15 हजार जनरेशन के बाद क्या हुआ, इतना वेरिएशन हो गया कि इस मंकी से डिफरेंट हम लोग ये ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन मंकी से ही प्रोड्यूस हुए। ऐसे मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ के भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज that takes place over many generation in any species of organism, यानी कि वैसा प्रोसेस, एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअल चेंज होता है, यानी कि चेंजेस जो है अचानक से जो है मंकी ह्यूमन बींग्स में नहीं बदल सकता है, इसमें टाइम लगता है, एक सीक्वेंस में ये चेंज होता है ओवर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन तक ये चेंज होता है, तब जाके ये एवोल्यूशन होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स it is the process by which simple organism get converted into कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें या फिर अदर वर्ड में देखा जाए एवोल्यूशन को, तो इसमें जो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोग अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पे पहला लाइफ क्या था, ये एक मान लो ये अर्थ पे पहला जो लाइफ आया था वो ये इनसाइड सी, मान लो ये वाटर है, इस सी के अंदर एक आया था, ये प्रोटोप्लाज्म था, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान बना था। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये हम लोग एक स्पेशल टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। एज ए मैं यहाँ पे एवोल्यूशन का एग्जांपल दे रहा हूं। तो अर्थ पे पहला यही लिविंग मॉलिक्यूल था प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसी से देखो यही रिप्रोडक्शन किया फर्दर, इसी में इतना ज्यादा टाइम लगा, बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर लग गया, तब जाके इसी सेल से एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इवॉल्व होके आज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। आज अर्थ पे देखो तो कितना डाइवर्सिटी है, प्लांट है, कितना तरह का जानवर है, एनिमल्स है, तो इसी से इवॉल्व हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ये सिंपल सिंगल सेलुलर था ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक, एक सेल था, लेकिन उससे देखो आज कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कितना डाइवर्सिटी हम लोग के अर्थ पे है। तो बेसिकली मैं जो यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा था, आई होप कि आपको ये चीज मैं क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे और आता है कि एवोल्यूशन जो है कैसे ऑकर होता है। तो एवोल्यूशन इज ऑकरिंग ड्यू टू द स्लाइट वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर क्या आता है, वेरिएशन आता है उसके जेनेटिक कंपोजिशन में। मानो ये पेरेंट है तो ये रिप्रोडक्शन करके इनका जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो इनके अंदर कुछ ये ऑफस्प्रिंग के और इस पेरेंट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो बेसिकली उसी को कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, और यही वेरिएशन जो है एक ये पहला जनरेशन हुआ, मान लो ये पेरेंट का, ये पेरेंट हो गया पी मान लो, ठीक है, ये जनरेशन 1। इसी तरह ये जनरेशन चलता गया, ये फिर ये वाला जो है मैच्योर हुआ रिप्रोडक्शन के 1000 जनरेशन मान लो बाद ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ये 1000वां जनरेशन है, जी 1000 ले लो, ठीक है, ये 1000वां जनरेशन है। जब इसका कंपेयर आप इस पेरेंट से कराओगे तो यहाँ पे मतलब इतना ड्रास्टिक डिफरेंस देखोगे कि ये इसके एकदम सिमिलर तक भी नहीं होगा, एकदम इससे अलग ही प्रोड्यूस हो गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, 1000 जनरेशन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ, वेरिएशन इकट्ठा हुआ और वही वैल्यू जो है वेरिएशन एवोल्यूशन का रूप ले लिया। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और एवोल्यूशन की वजह से ही जानते हैं हम लोग न्यू स्पीसीज जो है बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज एवोल्यूशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया कि एवोल्यूशन को आपको एज ए स्टोरी, मैं क्लास 10th का जितना बायो का टॉपिक है ना, मैं एकदम स्टोरी की तरह आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग अगर नए हो तो आप लोग मेरा पिछला वाला लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर में आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक को देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है एक एन इलिस्ट्रेशन, यानी कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इस इलिस्ट्रेशन
से हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ एवोल्यूशन टेक प्लेस, लेट अस कंसीडर सम इमेजिनरी एग्जाम्पल्स। अगर हम लोग और अच्छे से चाहते हैं कि एवोल्यूशन कैसे मतलब हैपन होता है, कैसे टेक्स प्लेस होता है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ एग्जाम्पल को लेना होगा, इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, ठीक है। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स, दे लिव, लेट अस अज्यूम इन सम बुशेस ऑफ ग्रीन लीफ। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर क्या है, बीटल्स, एक ये कीड़ा होता है, इस तरह से आप लोग समझो, मतलब बीटल समझो है, ये कहाँ है, एक झाड़ी में है, वो झाड़ी जो है उसका ग्रीन लीव्स है, उसका लीव्स जो है वो ग्रीन कलर का है, इसमें 12 बीटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो है अपना पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, एंड देयर फोर कैन जनरेट वेरिएशन। अब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ ना तो कुछ वेरिएशन आएगा ही। तो लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट काउज ईट डीज बीटल्स, और यहाँ पे एक चीज ऑल्सो इमेजिन करो कि ये जो झाड़ी है, ये ग्रीन कलर का झाड़ी है, इसमें रेड बीटल्स है, ठीक है, और इस झाड़ी में रेड बीटल्स हैं, और पत्ता किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो ये रेड वाले जो है बीटल्स, ये तो काऊ के आई से दिखेंगे, तो समझो कि ये चीज और इमेजिन कर लो कि झाड़ी है, उसमें रेड कलर के बीटल्स हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, और साथ में उस झाड़ी पे कौवे भी हैं, क्रोज भी हैं, जो कि उन बीटल को खाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर 3 different situation that can develop in this population of beetles। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सिचुएशन को पढ़ेंगे जो कि डेवलप हो रहा है इस बीटल्स के पॉपुलेशन में, ठीक है। इस पॉपुलेशन में मतलब कि बेसिकली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, 3 डिफरेंट सिचुएशन हम लोग को देखना है दैट कैन डेवलप इन पॉपुलेशन ऑफ बीटल, जो कि डेवलप हो रहा है बीटल्स के पॉपुलेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से, देखो ये 3, ये एक है, और ये एक सिचुएशन है, और ये एक दूसरा तीसरा सिचुएशन है, ठीक। तो यही 3 सिचुएशन को मैं सिंपल एक एक स्लाइड में पार्टिकुलरली पढ़ा देता हूं। चलो हम लोग पढ़ते हैं। सो देखो, इन फर्स्ट सिचुएशन ए कलर ऑफ वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो फर्स्टली क्या है, ये ग्रीन बुशेज है, ठीक है, मतलब कि ये झाड़ी है जो कि जिसका पत्ता ग्रीन है, उसमें 12 रेड बीटल्स हैं। अब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद इनके अंदर कुछ ऐसा वेरिएशन आया कि इन बीटल्स में से एक जो बीटल है उसका कलर ग्रीन हो गया। देखो यहाँ पर ग्रीन हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। इसमें से क्या हुआ कि सारे जो रेड थे उसमें से एक जो है ग्रीन कलर का बीटल हो गया। द नंबर ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीजेज आफ्टर रिप्रोडक्शन, और हम लोग ये चीज जानते हैं, अब ये ग्रीन बीटल्स आया तो ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो रिप्रोडक्शन करने से ये ग्रीन बीटल्स का भी जो है अमाउंट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर ग्रीन बीटल्स ज्यादा अमाउंट में हो गए। उसके बाद देखो क्रोज cannot see green color beetle on the green color leaves of the bushes and cannot eat them। देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर आप लोग को हो रहा है कि रेड कलर का जो बीटल था वो तो ग्रीन कलर का लीव्स था, तो उस पर नहीं मतलब कि दिख जा रहा था, रेड कलर का था, तो क्रो उसको खा रहा था। लेकिन जब रिप्रोडक्शन इन्होंने बीटल्स ने किया तो वहां पे गलती से क्या हुआ, ग्रीन कलर का बीटल्स प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू वेरिएशन, गलती से नहीं, ड्यू टू वेरिएशन। अब क्या हुआ कि वो ग्रीन जो बीटल प्रोड्यूस हुआ था वो रिप्रोडक्शन किया फर्दर, और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपना नंबर्स बढ़ाया। अब देखो ये ग्रीन बीटल्स का क्या हो रहा है कि क्रो जो है वो इनको देख ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जो वो झाड़ी था उसका पत्ता जो था ग्रीन कलर का था, और ये जो बीटल थे ये भी ग्रीन कलर के थे, जिसके वजह से क्रो को नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए इनको ये खा भी नहीं पा रहा था, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीटल्स इज नॉट ईटेन वाइल द प्रोजेनी ऑफ रेड बीटल्स कंटिन्यूस बी ईटेन। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि अब ग्रीन वाले बीटल को तो क्रो देख नहीं रहा है तो खाएगा भी नहीं, लेकिन वही जो रेड वाले बीटल हैं उनको तो ये क्रो खाएगा, एकदम खाएगा। तो एज रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल्स इंक्रीजेज देन द रेड वंस इन बीटल पॉपुलेशन। अब ये चीज हम लोग एकदम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला जो बीटल्स है इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, और वही रेड वाला जो है वो घटते रहेगा, ठीक है,
क्योंकि उनको क्रो खा रहा है और इसको क्रो भी नहीं खा रहा, और ये रिप्रोडक्शन से बढ़ा भी रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं लेकिन उनको क्रो खा रहा है। द ओरिजिन ऑफ ग्रीन बीटल्स हैपेंड बाई चांस। देखो ये जो ओरिजिन हुआ ग्रीन कलर का बीटल्स, ये वेरिएशन जो है ये बाई चांस ही ना आया, कोई ऐसा तो था नहीं कि हाँ ये आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। रैंडम वेरिएशन जब भी होता है वो रैंडम होता है, ठीक है। बट इट गिव द सर्वाइवल बेनिफिट्स टू द बीटल्स। लेकिन ये जो वेरिएशन आया ग्रीन कलर का बीटल हो गया, ये तो उस बीटल के पॉपुलेशन को एक एडवांटेज दे दिया उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि उनका सर्वाइवल बढ़ा दिया, उनके क्रो को खाने से उनको बचा दिया। तो फाइनली द ग्रीन बीटल्स कुल सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन सराउंडिंग। देखो फिर यहाँ पर ग्रीन बीटल्स अमाउंट में बढ़ रहे हैं, और क्या करके बढ़ के एक टाइम के बाद रेड वाला बीटल्स है पूरा खत्म हो जाएगा, और ग्रीन ही वाले बीटल उस बीटल के पॉपुलेशन में सिर्फ बच गए, ठीक है। ये सरवाइव कर गए क्योंकि इसीलिए बच गए। तो द स्पीसीज स्लैश ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर एडप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, वैसे स्पीसीज या ऐसे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो कि एडॉप्ट कर जाते हैं चेंजिंग कंडीशन में, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और अपने आप को सर्वाइव करके रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, वो जो होते हैं वो नेचर से सिलेक्टेड हो जाते हैं, एंड सिलेक्टेड बाय नेचर एंड स्पीसीज स्लैश ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडॉप्ट रिजेक्टेड बाय नेचर। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव कर गए, यानी कि यहाँ पर ग्रीन वाला जो बेटल है वो सर्वाइव कर गया, क्रो उसको नहीं खा पाए, तो वो क्या हुआ नेचुरली सिलेक्ट हो गया। लेकिन वही जो रेड वाले थे वो क्या हुए सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको क्रो खाते गया, इसीलिए वो नेचर से रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल सिलेक्शन जो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, नेचर से सिलेक्ट हो गए, और जो नहीं मतलब के अडॉप्ट कर पाए वो डिसिलेक्ट हो गए। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डार्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही इस चीज को बताया हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिचुएशन फर्स्ट समझ में आएगा। चलिए हम लोग सेकेंड सिचुएशन को समझते हैं। In this second situation, again a color of variation arising during reproduction। देखो ये सेकेंड सिचुएशन है, इसमें भी क्या हो रहा है, एक न्यू कलर का बीटल प्रोड्यूस हो जा रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वेरिएशन आ रहा है, न्यू कलर का जो है बीटल प्रोड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पर सारे रेड थे, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे एक नया कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, बट नाउ इट रिजल्ट ए बीटल दैट इज ब्लू इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पिछले वाले में जो था क्या हुआ था, ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर का बीटल प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स इंक्रीजेज आफ्टर रिप्रोडक्शन। अब ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनका भी नंबर बढ़ेगा। Crows can see blue colored beetle in green leaves of the bushes as well as they can see red ones and therefore can eat them। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो ग्रीन कलर का जो झाड़ी था उसका लीफ जो था वो ग्रीन कलर का था, तो यहाँ पर ब्लू कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी तो दिखेगा ना ग्रीन कलर के बुशेज में, झाड़ी में, तो वहां पर रेड भी दिख रहा है और ब्लू भी दिख रहा है, और क्रो दोनों को ईट कर पा रहा है, ठीक। यहाँ पर उस तरह का कुछ सर्वाइवल का एडवांटेज इस बीटल को नहीं मिला है, ठीक। बट at this point an element come by, ठीक, and stamps on the bushes where the beetles live, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाई चांस जो क्या हो रहा है, एक एलिफेंट आता है और आने के बाद क्या करता है, यहाँ पर एक फुट रख देता है, ये झाड़ी है इस पर एलिफेंट का देखो ये पैर है उसको रख देता है, तो क्या होता है ये सारे जो रेड वाले बीटल्स हैं वो दब जाते हैं और मर जाते हैं, और बस तीन जो है ब्लू कलर का जो बीटल है वो बच जाता है, ठीक। दिस किल्स मोस्ट ऑफ द बीटल्स, ये जो है मोस्ट ऑफ द बीटल्स को किल कर देता है एलिफेंट का फूट। बाई चांस द फ्यू बीटल्स दैट हैव सर्वाइव आर मोस्टली ब्लू। अब देखो यहाँ पर बाई चांस एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, ब्लू वाले बीटल्स पे एलिफेंट का फूट नहीं पड़ा तो वो सर्वाइव कर गए, ठीक। अब देखो द बीटल्स पॉपुलेशन स्लोली एक्सपेंड्स अगेन बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। लेकिन देखो यहाँ तो ये सर्वाइव करेंगे, ठीक, लेकिन सर्वाइव करने के बाद जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर सारे जो बीटल्स होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, क्योंकि जब एलिफेंट का फूट पड़ा तो सारे जो रेड वाले थे वो मर गए और सिर्फ ब्लू वाले बचे और वही रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, द सर्वाइवल ऑफ ब्लू बीटल्स वाज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। देखो यहाँ पर ब्लू बीटल का सर्वाइवल क्यों हो रहा है, एक्सीडेंटली। वहां पर एलिफेंट का फुट नहीं पड़ता तो कुछ नहीं होता। और वही पिछला सिचुएशन की बात की जाए तो उसमें ग्रीन बीटल्स मतलब प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको एडवांटेज मिला था, वो दिख नहीं पा रहा था क्रो को, इसीलिए वो ईट नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली वो ईट नहीं कर पा रहे थे तो वो अपना नंबर बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर ब्लू वाला अपना नंबर बढ़ाया क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट का फुट पड़ गया था, यहाँ पर वो एक्सीडेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। और वहां पर उसके साथ बेनिफिट था, ठीक। तो दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसी को हम लोग, ये इशारा है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। यहाँ पर देखो डाइवर्सिटी तो आ रहा है, यानी रेड कलर से पूरा जो बीटल है वो ब्लू तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको कोई जो है एडेप्टेशन नहीं मिला, इसको भी क्रो खाएगा, ठीक है। वही फर्स्ट सिचुएशन में देखा जाए तो वहां पर ग्रीन कलर के बढ़ गए थे, तो वहां पर डाइवर्सिटी आया था लेकिन उनको एडेप्टेशन भी मिला, लेकिन यहाँ पर एडेप्टेशन नहीं मिला, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थर्ड वाला केस और आखिरी केस इसका देखते हैं, इस इलस्ट्रेशन का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ कंसिडर ए थर्ड सिचुएशन इन दिस एज बीटल पॉपुलेशन बिगेंस टू एक्सपेंड। देखो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड सिचुएशन में देखो ये रेड कलर के पूरा बीटल्स हैं और वो रिप्रोडक्शन करके क्या हो रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, द बुशेज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्लांट डिजीज। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में जो बुशेज जो थे वो जो ग्रीन कलर के थे, उनके लीफ जो थे वो ग्रीन कलर के थे, वो जो झाड़ी था उसका लीफ ग्रीन कलर का था, उनको कोई समझो प्लांट डिजीज हो जा रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल्स इज रेड्यूस। और उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसको डिजीज जा रहा है तो वहां पे लीफ जो है उस झाड़ी का कम होने लग रहा है, घट जा रहा है। देखो यहाँ पर ये येलो कलर का हो गया, घट गया, ठीक। देयरफॉर द बीटल्स आर पुअरली नरिश। अब लीफ खत्म हो जा रहा है तो लीफ को ही लेट अस एज्यूम वो लीफ को ही खाते हैं, ठीक। तो उनके पास फूड मटेरियल कम हो गया तो वो उनको पुअरली नरिश्ड होंगे, उनको ज्यादा खाना नहीं मिलेगा। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल्स डिक्रीजेज due to non-availability of leaves, but there is no genetic change occurring। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बीटल्स है वो पुअरली नरिश हो रहे हैं, उनका वेट कम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई जेनेटिक चेंज नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मान लो आपके माँ कहीं बाहर चली गई 2-3 मंथ के लिए किसी काम की वजह से, तो आप टाइमली खाना नहीं खा रहे हो तो आप पतले हो गए। वही जब आपकी मम्मी आ गई तो आपको खाना खिलाने लगी तो फिर आप मोटे हो गए। तो यहाँ पर कोई जेनेटिक चेंज थोड़े हो रहा है, तो यहाँ पर जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। आफ्टर ए फ्यू इयर्स द प्लांट डिजीज इज इनिमिलेटेड। कुछ साल के बाद जो है वो प्लांट डिजीज खत्म हो जाता है, एंड देयर इज ए लॉट ऑफ लीफ फूड, यानी कि उनके पास अब ज्यादा फूड होता है, मतलब कि लीफ यानी कि फूड ही ना उनके लिए है वो। एंड वेट ऑफ बीटल्स आल्सो इंक्रीजेज, और उनका वेट जो है फिर पहले की तरह, देखो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा और मोटे हो गए, और यहाँ पर फाइनली जब ये देखो ग्रीन कलर से ये येलो कलर से ग्रीन हो गया, यानी कि यहाँ पर पूरा लीफ आ गया, तो ये बीटल का भी देखो वेट जो है ये मोटे मोटे हो गए, ठीक है। हेयर the change in size was a change in the phenotype and hence was not inheritable। देखो यहाँ पर जो चेंज आया था वो जेनेटिकली नहीं आया था, यहाँ पर कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं आया, यहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर बस कोई चीज था उनका फिनोटाइप चेंज हुआ, यानी कि वो मोटा था तो वो पतला हो गया था। ये बेसिकली ये इनहेरिटेबल नहीं है, ये कैरेक्टर जो है ये नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाएगा। तो देयरफॉर change in size could not produce any variation and evolution in the species। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो साइज का चेंज हो रहा है मोटा पतला का, ठीक है, फूड के कमी की वजह से, फूड के स्कार्सिटी की वजह से यहाँ पर कोई ना ही वेरिएशन हो रहा है और कोई यहाँ पे ना ही एवोल्यूशन हो रहा है इन द स्पीसीज, ये बीटल के स्पीसीज में, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक बार कंक्लूड भी कर देता हूँ। पहला सिचुएशन में क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हुए जिनको एडवांटेज मिल गया, ठीक है, और वो नया डाइवर्सिटी लाए। वही दूसरा सिचुएशन में देखो तो वहां पर ब्लू बीटल्स प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वहां पे एलिफेंट का फुट पड़ गया, इसके वजह से एक्सीडेंटली जो है ब्लू कलर्स के बीटल प्रोड्यूस हो गए, डाइवर्सिटी आ गया विदाउट एडवांटेज, ठीक है। और लेकिन ये थर्ड सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का कुछ एवोल्यूशन वेरिएशन वाला प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के बाद, इस इलस्ट्रेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एवोल्यूशन पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में। ठीक है, तो देखो इनके बारे में हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो हम लोग इतना ही पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें 12 में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस यहाँ पे समझो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये जो डार्विन थे इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन माना जाता है। ठीक, वहां पे मैंने आपको बीटल के इलिस्ट्रेशन में एक बताया था कैसे ग्रीन कलर का जो बीटल्स प्रोड्यूस हुआ उसको एक एडवांटेज मिला कि वो क्रो को नहीं दिख रहा था और उसको नेचुरली सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक, और जो ब्रेड वाले बीटल्स हैं वो रिजेक्ट हो गए नेचर के द्वारा, उनको सर्वाइवल नहीं मिला। ठीक, तो बेसिकली उसको हम लोगों ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन। आगे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोगों ने वहां पे इलस्ट्रेशन देखा वो बेसिकली ये जो डार्विन थे उन्होंने ही दिया था। चलो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन ए वोयाज व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड। जब ये 22 साल के थे तो ये नौवा यात्रा पे गए थे। ठीक है, द 5-year voyage took him the South America and the Iceland of his coast। देखो ये जो नौ यात्रा था ये 5 साल का था और ये साउथ अमेरिका के एक आइसलैंड पे गए हुए थे। ठीक है, the studies that he conducted during his voyage were changed forever the way we look the variety of life on earth। देखो ये जो उन्होंने वहां पर गया था, वहां पे उन्होंने जो आइसलैंड पे गया था और वहां पे कुछ स्टडीज किया, तो इसके वजह से ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। ये मोमेंट जो था पूरा चेंज कर दिया हम लोग के नजरिया को, उनके नजरिया को कि कितना वेराइटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे, कैसे ये लाइफ फॉर्म, मतलब कि बहुत सारा चीज उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, interestingly after he got back to England he never left its shores again। he stayed at home and conducted various experiments that led him to the formulate his hypothesis that evolution took place due to natural selection। जब वहां से वो आए, ठीक है, अपने इंग्लैंड आए, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और फॉर्मुलेट किया उन्होंने हाइपोथेसिस की एवोल्यूशन जो है नेचुरल सिलेक्शन के वजह से होता है। और ये नेचुरल सिलेक्शन हम मैंने पीछे बताया था कैसे वेरिएशन आया, और कैसे वेरिएशन आया वो एडवांटेज बन गया उस बीटल के पॉपुलेशन के लिए, उस बीटल के स्पीसीज के लिए। ठीक, कैसे वो एडवांटेज बन गया और वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर गया। तो बेसिकली वहां पे ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक मनगढ़ंत, मतलब हाइपोथेसिस मतलब कि ऐसा होता होगा, ये होगा जो है यही है हाइपोथेसिस। तो बेसिकली उन्होंने यही अपना मतलब कि फॉर्मुलेट करके एक हाइपोथेसिस दिया कि एवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के वजह से होता है। ठीक, ही डिड नॉट नो द मैकेनिज्म वेयर बाई वेरिएशन एरोज इन द स्पीसीज। ये चीज ये नहीं जानते थे कि वेरिएशन कैसे एराइज होता है, कैसे आता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या स्पीसीज में ये वेरिएशन कैसे आता है। ठीक, ही वांट यू वुड हैव बीन इनाइटेड बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट। और ये उस टाइम पर मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं जानते थे। बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर एट देयर वर्क। और इनको, उन दोनों के मतलब ये जो थे, ये डार्विन जो थे और जो मेंडल थे, इन दोनों मतलब के बीच में कोई मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ कि ये और अपने स्टडी को आगे बढ़ा पाए। वी ऑफन, इसको मैं क्लियर कर देता हूं देन आपको समझाता हूं। ठीक है, वी ऑफन एसोसिएट डार्विन सोरली विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम लोग जो है डार्विन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से जोड़ के देखते हैं। बट ही वाज एन एकम्प्लिस्ड नेचुरलिस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि इनको हम लोग सिर्फ एवोल्यूशन से देख रहे हैं, एक नेचुरलिस्ट थे। एंड वन ही स्टडीज कंडक्टेड वाज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवर्म इन सॉइल फर्टिलिटी। और इन्होंने बताया था सॉइल फर्टिलिटी जो था उसमें अर्थवर्म का क्या इंपॉर्टेंस था, यानी कि उस रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने ये एक स्टडी भी किया था। वो सिर्फ एवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन वाले टॉपिक को ही नहीं दिया, वो एक नेचुरलिस्ट थे और अर्थवर्म जो था उसका क्या रोल है सॉइल के फर्टिलिटी में उस पर भी वो स्टडी करते थे और करके अपना कुछ मतलब कि योगदान भी दिया हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में पूरा चीज समझ गए। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इस अर्थ पे जो है कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे हम लोग आए, कैसे प्लांट आए। ठीक, तो पहला कोई लाइफ आया होगा ना,
मान लो कि पहला कोई लाइफ आया होगा तब ना रिप्रोडक्शन वो करते गया होगा, वेरिएशन आते गया होगा, नए नए तरह के स्पीसीज प्रोड्यूस हुए होंगे, नए नए तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए होंगे। तो वो पहला लाइफ तो कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ होगा। तो वो कैसे ओरिजिन हुआ था पहला लाइफ अर्थ पे, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो देखो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि डार्विन का जो एवोल्यूशन था जो कि नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था, वो तो हम लोग को बताता है कि कैसे जो लाइफ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। यानी कि एवोल्यूशन हम लोग समझते हैं कि हाँ कैसे सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाते हैं, ये एवोल्यूशन हम लोग समझते हैं। ठीक वही अगर हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट जो था वो हम लोग को गिव अस द मैकेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग को ये बता देता है कि कैसे जो है ट्रेट्स या कैरेक्टर जो है अपने माता पिता से उसके संतान तक यानी उसके ऑफस्प्रिंग तक यानी उसके बेबी तक कैसे जाता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी जो है नाइदर टेल अस एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ इन फर्स्ट प्लेस। लेकिन इनमें से कोई ऐसा जो चीज था वो नहीं बताता था कि अर्थ पे पहला लाइफ कैसे आया। क्योंकि पहला लाइफ आएगा तभी ना मानेंगे हम, पहले तभी ना हम लोग जानेंगे कि उसी लाइफ के वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ होगा, वेरिएशन आया होगा, बहुत बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशन आए होंगे। ठीक है, और वही वेरिएशन आगे चल के एवोल्यूशन का रूप लेता होगा और वो एवोल्यूशन की वजह से अर्थ पे प्लांट आया है, ह्यूमन बींग्स आए हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी आया। ठीक, तो पहला लाइफ क्या आया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए इन 1929 जेवियस हैल्डेन सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 1929 में एक साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं हैल्डेन, जो कि सजेस्ट किए जो लाइफ है अर्थ पे, सबसे पहला जो लाइफ है अर्थ पे वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। ठीक, ही ऑल्सो suggested from theoretical consideration that living beings were formed in ocean। और उन्होंने अपने कंसिडरेशन, अपने हाइपोथेसिस, अपने थ्योरेटिकल एनालिसिस के बेसिस पर यह बोला कि जो पहला जो लाइफ है वो समुद्र के अंदर आया होगा। ठीक है, समुद्र के अंदर क्यों आया होगा? क्योंकि वाटर जो है बेटर मीडियम होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ वो चीज। ठीक, he also said that the condition on the earth at the time which were far from the condition as we seen। ठीक, अगर बात की जाए उस समय जब अर्थ का कंडीशन, द ऑल्सो सेड यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो कंडीशन अर्थ का उस समय पे था अभी के समय से काफी डिफरेंट था। ठीक, अर्थ डिड नॉट हैव ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। उस टाइम अर्थ पे जो था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो था वो ऑक्सीजन नहीं था। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे लाइफ ओरिजिन नहीं हुआ था, प्लांट नहीं था और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, और एटमॉस्फेयर वाज सपोज टू कंटेन गैसेस सच एज अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड ईटीसी। और उस टाइम की बात की जाए तो उस समय के एटमॉस्फेयर में अमोनिया था, मीथेन था, यहाँ पर कॉमा है, हाइड्रोजन और सल्फाइड, इस तरह के कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, देखो मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून आफ्टर इट फॉर्म। जब अर्थ बना तो उस टाइम पे उस पे सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। देयर वेयर नो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। ये सब कौन बता रहा था? हैल्डेन जो साइंटिस्ट हैं वो बता रहे थे। ठीक, देयर यूज्ड टू बी फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, और उस समय अर्थ पे जो था बिजली हमेशा कड़कता था। ठीक है, हमेशा लाइटनिंग होता था। ठीक है, the first primitive organism will arise further from chemical synthesis। देखो अब उसके बाद उन्होंने बताया जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था या फर्स्ट जो लाइफ था वो अराइज हुआ था केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, ये उन्होंने बताया। लाइटनिंग ट्रिगर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये जो लाइटनिंग उस टाइम हो रहा था वो लाइटनिंग जो है वो ट्रिगर करता था केमिकल रिएक्शन को बिटवीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दिस फॉर्म न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, और यही जो है जब ये लाइटनिंग हुआ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ जो कि था
अमीनो एसिड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, उन्होंने इतना सारा चीज सपोज किया, उन्होंने बताया, ये थ्योरेटिकली उन्होंने बताया, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया। ठीक, द थ्योरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय हेल्डेन। उन्होंने ये थ्योरी ऑफ लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे, वो थ्योरी उन्होंने दिया, लेकिन एंड अप्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनले एच मिलर एंड हॉरल यूसी सी मिल उरे। ठीक है, इन 1953 उन्होंने बस थ्योरी दिया था हेल्डेन ने। ठीक है, लेकिन उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है एस एल मिलर और हैरल्ड सी उरे ने 1953 में किया, उसका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बताया। ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट को किया, और चलिए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम ऑफ पॉइंट के मतलब व्यू से ज्यादा नहीं है, बस वहां पे पूछा जाएगा कि हाँ कैसे ओरिजिनेट हुआ था, तो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखना, बस इसको समझते चलना है। ठीक, ये फर्दर आप लोग 12 में डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी मैं पढ़ाने बैठा हूँ सारा बाउंस हो जाएगा, बस आप लोग ये चीज समझो कि हाँ उन्होंने ये सारा थ्योरेटिकली दिया, लेकिन उसके बाद 1953 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो थ्योरी दिया उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में किया और अप्रूव किया उस थ्योरी को। ठीक, दे असेंबल, उन दोनों ने असेंबल किया एटमॉस्फेयर सिमिलर टू द थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ, और जैसा पहले का अर्थ था उसी तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अर्थ बनाया। दिस हैड मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन ओवर वाटर। ठीक है, और उन्होंने वहां पे ऑक्सीजन को भी नहीं रखा था, उन्होंने पहला तो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जिसमें ये चीज के मॉलिक्यूल थे और वहां पे ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, दिस वाज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता था, तो उसको उन्होंने टेम्परेचर को भी मेंटेन किया। और स्पार्क्स वेयर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेज टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, और वहां पे उन्होंने लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि प्रीमिटिव अर्थ पे लाइटनिंग होता था, तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने वहां पर स्पार्क को प्रोड्यूस किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ वीक 50% of the carbon from methane had been converted to simple compounds कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड विच मेकअप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वीक के लास्ट में जो 50% जो कार्बन था मीथेन का, वो कन्वर्ट हो गया सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन में, और क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया। जो अमीनो एसिड है आज हम लोग जानते हैं कि वही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड ही बनाता है। ठीक है, दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। दस दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द एविडेंस दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को कंफर्म कर दिया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है। ठीक, उसके बाद फर्दर बहुत सारा स्टडी हुआ और वहां पे ये चीज हाइपोथेसिस आ गया कि जो पहला लाइफ था, ये मान लो आपका ओशियन है, ये ओशियन है, ओशियन के अंदर कुछ बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ और पहला लाइफ प्रोड्यूस हुआ जो कि था प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और ये प्रोटोप्लाज्म में ही उसके बाद एवोल्यूशन होते गया, रिप्रोडक्शन हुआ, वेरिएशन आया, काफी टाइम के बाद एवोल्यूशन होते गया, प्लांट आया, एनिमल आया, डिफरेंट डाइवर्सिटी आया, और सारा चीज इसी से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्पेसिएशन। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो स्पेसिएशन समझने से पहले मैं स्पीसीज क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको मैं बता दूं। ए ग्रुप और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस एमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि एक ऐसा ग्रुप और एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, ये ऑर्गेनिज्म हो गए, और ये आपस में जब रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो ऑफस्प्रिंग भी फर्दर रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, तो बेसिकली इसी को बोला जाता है कि एक स्पीसीज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देख लो यहाँ पे ये पॉपुलेशन में मान लो जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो एक स्पीसीज के हो गए, जिसको हम लोग ह्यूमन बींग्स के स्पीसीज को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है,
तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और वही यहाँ पर मान लो ये स्पीसीज है, यहीं पर एक ह्यूमन बींग है और यहीं पर एक हम ला दे, लेट से कि हम लोग एप्स को ला दें, तो ह्यूमन बींग्स क्या वो एप से रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दो स्पीसीज हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अब स्पेसिएशन पे आते हैं हम लोग। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन। यानी कि स्पेसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए स्पीसीज का उत्पन्न होता है, डेवलपमेंट होता है ड्यू टू ओल्डर स्पीसीज। यानी कि ओल्डर स्पीसीज से एक नए स्पीसीज का डेवलपमेंट हो जाना, उत्पन्न हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिएशन। या फिर इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्डर स्पीसीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। इट इज एन इवेंट दैट स्प्लिट्स ए पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज इनटू टू इंडिपेंडेंट स्पीसीज विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देम। ये जो स्पेसिएशन है, ये किसी भी, मान लीजिए मैंने ये बताया था ये एक पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स का, ठीक। ये क्या करता है, इसको दो भाग में पहले तोड़ देता है और उसके बाद दोनों जब मतलब कि दो भाग में टूट जाते हैं और कुछ समय के बाद ये स्पेस मतलब कि ये अलग अलग स्पीसीज के हो जाते हैं। लेट से ये दो भाग में टूटा तो ये पॉपुलेशन 1 हो गया, ये पॉपुलेशन बी हो गया, ए बी मान लो, ठीक। तो ये ए और बी काफी समय के बाद ये इधर इसमें नहीं, ये देखो ये जब ब्रेकेज आ गया, ये टूट गए, तो ये इधर का ना इधर आएगा ना इधर के जो ह्यूमन बींग्स है वो इधर आएंगे, ठीक। ये इधर वाले आपस में इधर ही रिप्रोडक्शन करेंगे, इधर वाले आपस में इधर ही रिप्रोडक्शन करेंगे। जब इसमें शॉर्ट टाइम में ये स्पेसिएशन नहीं ऑकर होगा, ठीक। जब हम लोग क्या करें, अरब साल ले लो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाख ऑफ ईयर्स ले लो, ठीक है। उस टाइम के बाद जब हम लोग ए पॉपुलेशन और बी पॉपुलेशन को देखेंगे तो ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन, जब ए पॉपुलेशन को लाएंगे एक उसमें से ह्यूमन बींग्स को और दूसरे को लाएंगे तो ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्पेसिएशन हो गया होगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बहुत जनरेशन आएगा इनका भी लाख ईयर्स की बात की जाए तो बहुत यहाँ पर जनरेशन आएगा, वेरिएशन क्रिएट हुआ रहेगा, इसमें कुछ और वेरिएशन क्रिएट हुआ रहेगा, इसमें कुछ और वेरिएशन क्रिएट हुआ रहेगा, पॉपुलेशन ए में कुछ और, पॉपुलेशन में बी में कुछ और ये एक्यूमुलेट होते होते कुछ ऐसा इवॉल्व हो जाएंगे कि ये दोनों आपस में डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कारण है जिसके वजह से जो है स्पेसिएशन होता है, ठीक है। तो वेज बाय विच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, तो इसमें पहला जो है वो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो है स्पेसिएशन होता है। इसमें क्या होता है, ए पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट सब पॉपुलेशन। लेट से कि मान लो ये एक हम लोग का पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में है क्या है, रेड बीटल्स रहते हैं, ठीक है। रेड बीटल्स रहते हैं, ठीक है। रेड बीटल्स हम लोगों ने बना लिया, एक ही पॉपुलेशन है और इसमें रेड बीटल्स रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट इज कॉज्ड बाई द माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, एक पॉपुलेशन दो भाग में टूट जाना, ठीक। तो इसमें जब ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है तो मान लो ये एक लैंड था, अब इसके बीचों बीच क्या हुआ, रिवर फ्लो करने लगा, एक वाइड रिवर फ्लो करने लगा। वाइड रिवर मानो ये हम लोगों ने फ्लो करा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन था ये पॉपुलेशन दो भागों में बट गया कि नहीं, ये एक दूसरे से, ये मान लो एक भाग हो गया जिसको हम लोगों ने ए बोल दिया और ये वाला जो हो गया जिसको हम लोगों ने बी बोल दिया, ठीक है। ए पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन, इनिशियल में ये एक ही पॉपुलेशन था लेकिन रिवर बहने की वजह से ये दोनों जो है जियोग्राफिकली जो है आइसोलेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। इन दिस ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज में बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। हम लोगों ने देखा अब रिवर बह गया तो इनिशियल में तो एक पॉपुलेशन था, अब रिवर बने से दोनों अलग अलग पॉपुलेशन में बंट गए, ठीक। सो दिस ग्रुप्स ग्रो न्यू इन्वायरमेंट। अब ये दोनों जो है, ये जो पॉपुलेशन ए है और ये जो बी पॉपुलेशन है, ये तो दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में हो गए, मतलब कि जगह से तो अलग हो गए, हेंस इवॉल्व टू फॉर्म न्यू स्पीसीज। और देखो यहाँ पर इनका ये जो ए पॉपुलेशन है, ये जो बीटल्स है, ए पॉपुलेशन के जो बीटल्स हैं आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके ऑप्शन में कुछ वेरिएशन आएगा। उसी तरह ये बी वाले जो पॉपुलेशन के जो बीटल्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें कुछ वेरिएशन आएगा। अब मान लो हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद देखें तो इसमें वेरिएशन
पॉपुलेशन एक्यूमुलेट होते 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 यहाँ पर कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हुआ होगा। उसी तरह इस भी पॉपुलेशन में जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होते होते कुछ तो एवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक, यानी कि ये एवोल्यूशन, ये वेरिएशन जब आएगा इसमें ए और बी में, तो जरूरी नहीं है दोनों में सेम आएगा, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस है, कुछ भी वेरिएशन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, बीटल्स में कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हॉर्न आ जाएगा, मान लो कि सींग आ जाएगा उनके सर के ऊपर, और इनके मान लो बॉडी पे एक विंग आ जाएगा, जिसके वजह से ये हवा में उड़ पाएंगे। ठीक, 100 साल मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद। अब ये ए पॉपुलेशन का एक ले लो बीटल, और ये बी पॉपुलेशन का बीटल ले लो, तो ये आपस में इतना ज्यादा डिफरेंट हो गए होंगे कि ये आपस में जो है रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए इसका मतलब क्या है, ये दोनों अब नए स्पेसीज में चेंज हो गए। यानी कि इनिशियल में सेम थे, लेकिन जैसे ही इनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ और थाउजेंड्स ईयर्स बीत गए, उनके बाद क्या हुआ, यानी एक ही स्पेसीज से दो नए स्पीसीज जो है इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अदर वेज देखते हैं स्पेसिएशन जिसकी वजह से होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग का है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके वजह से भी है स्पेसिएशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेचुरल सिलेक्शन तो मैंने इलस्ट्रेशन में आपको पढ़ा दिया था, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर का झाड़ी है। ठीक है, और इस झाड़ी में जो है रेड कलर के बीटल्स हैं। ठीक है, रेड कलर के बीटल्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो बीटल से आपस में रिप्रोडक्शन किए, और रिप्रोडक्शन किए तो क्या हुआ, ग्रीन कलर का एक बीटल प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो था ये ग्रीन कलर का झाड़ी था जिसका पत्ता, ये एक झाड़ी था जिसका पत्ता था ग्रीन कलर का। अब इनिशियली में क्या हो रहा था, ये जो रेड वाले बीटल्स हैं लेट से किनको क्रो खा जा रहा था, क्रो खा जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर का झाड़ी था, उसका पत्ता ग्रीन कलर का था, तो रेड वाला जो है वो क्रो को आसानी से दिख सकता था। लेकिन जब ये लोग रिप्रोडक्शन किए थे कुछ ऐसा वेरिएशन आया कि ये ग्रीन कलर का जो है बीटल प्रोड्यूस हो गया। अब क्या हुआ, इस ग्रीन कलर के बीटल को एक एडवांटेज मिल गया कि ये ग्रीन लीव होने की वजह से इसको क्रो नहीं देख पाता था और इसको नहीं खा पाता था। उसके वजह से ये जो है ग्रीन वाला जो है रिप्रोडक्शन करते गया और अपना नंबर बढ़ाते गया, लेकिन वही जो रेड वाले थे उनको तो क्रो खा गया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, तो इसमें हुआ ये कि द स्पेसीज / organism which are better adapted in changing condition and survive and reproduce। तो वैसा जो ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रीन वाला बीटल, वो क्या हुआ, चेंजिंग कंडीशन में अपने आप को सरवाइव किया, अपना नंबर बढ़ा लिया रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो सिलेक्ट हो गया नेचर से सिलेक्ट होकर इवॉल्व हो गया। ठीक, नया बन गया। लेकिन वही जो ग्रीन वाला बीटल्स है दैट कैन नॉट अडॉप्ट एंड रिजेक्टेड बाय नेचर, और वो ग्रीन वाला यहाँ पर जो रेड वाला जो बीटल है सॉरी, वो क्या हुआ, नेचर में अडॉप्ट नहीं कर पाया और वो रिजेक्ट हो गया नेचर से। तो बेसिकली यही होता है नेचुरल सिलेक्शन, और ये मैकेनिज्म भी होता है एवोल्यूशन का। इसी के वजह से जो है एवोल्यूशन भी होता है, जो कि डार्विन साहब ने हम लोग को दिया था। ठीक है, तो तीसरा जो है वेज यानी कि कारक जो है जिसकी वजह से स्पेसिएशन होता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये भी मैंने आपको अच्छे से इलस्ट्रेशन में पढ़ा दिया था। तो इसमें क्या होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रैंडम फ्लक्चुएशन in the number of gene variants in a population over generation due to chance। इसमें क्या होता है, किसी एक जो है कैरेक्टर जो है यानी जीन का जो वेरिएंट है वो किसी एक पॉपुलेशन में अचानक से बढ़ जाता है ड्यू टू चांस, यानी कि संजोग से, यानी कि एक्सीडेंटली। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक पॉपुलेशन था इलिस्ट्रेशन में जिसमें रेड के बहुत सारे बीटल। अब ये लोग जब रिप्रोडक्शन किए तो इनमें एक नया बीटल जो है वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ जो कि ब्लू कलर का था। ठीक, अब ये ब्लू कलर के बीटल जो है आपस में रिप्रोडक्शन किए, इनका भी नंबर बढ़ा। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ, देखो ये जो ब्लू बीटल है ये ग्रीन कलर के ही बूसेज में था, यानी कि ग्रीन कलर का झाड़ी में ही था। इसको तो एडवांटेज नहीं मिला, यहाँ ग्रीन बीटल्स को एडवांटेज मिला था। ठीक है, इसको एडवांटेज नहीं मिला। अब हुआ क्या, अचानक से रैंडमली यहाँ पर एक हाथी आया और अपना पैर रखा। ठीक, गलती से हाथी चल रहा था, वो आया तो यहाँ पे पैर रख दिया जिससे रेड बीटल दब गए और मर गए। अब हुआ क्या, इस पॉपुलेशन में सिर्फ ब्लू कलर के बीटल बचे हैं। ये एक्सीडेंटली हुआ, ये ब्लू कलर के बीटल्स अब क्या किए, रिप्रोडक्शन किया और अपना नंबर बढ़ाने लगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर के बीटल्स हैं अपने आप को बढ़ाएं विदाउट एडेप्टेशन, यहाँ पे उनको एडेप्टेशन नहीं मिला था, वो एक्सीडेंटली बढ़ गए। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसके वजह से भी स्पेसिएशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा।
चलिए हम लोग अब लास्ट देख लेते हैं स्पेसिएशन का कॉज, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम लोग क्लास 10th में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज कम एज द रिजल्ट ऑफ मेटिंग टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज। इसमें क्या किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, दो जो हैं स्पीसीज आपस में मैट मतलब कि मैटिंग करते हैं, यानी कि जो उनका मैटिंग यानी कि ब्रीडिंग करा दिया जाता है, और इस प्रोसेस में जो है में लीड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्पीसीज, और उनके मेटिंग होने से नया स्पीसीज फॉर्म हो सकता है, ऐसा चांस होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक। हेंस हाइब्रिडाइजेशन में रिजल्ट इन द स्पेसिएशन, और ये इसी की वजह से जो है ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये स्पेसिएशन का एक कारण हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा सारा चीज, और क्लियर भी हो चुका होगा, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बुक में नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बहुत ऐसा केस जो है उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन भी जो है स्पेसिएशन का कारण बन जाता है। जैसे कि लेट से दो जो डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट ब्रीड के जो डॉग होते हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रीड करा दिया जाता है, और उससे एक नया ब्रीड का डॉग प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो है स्पेसिएशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज सारा चीज समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। अगर से आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, जिससे मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट में कोई सजेशन देना हो तो वो बताइएगा, और ये जरूर एटलीस्ट बताइएगा कि आपको इस लेक्चर का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो एक हार्टली एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल से, और साथ ही बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके भी फोन का घंटी बज जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।